हेलो दोस्तों, आप सभी पदभेद के अंतर्गत इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर वीडियो देख चुके हैं। आज की यह वीडियो क्रिया पर रहने वाली है। आज हम क्रिया के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हम आरंभ करते हैं। क्रिया की परिभाषा। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया होती क्या है। इस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। यहाँ पर हम देख रहे हैं पिक्चर में एक लड़की पढ़ाई कर रही है। दूसरी पिक्चर में यह बालक शिमला मिर्च खा रहा है। तीसरी पिक्चर में यह दूध पी रही है और चौथी पिक्चर में ये स्कूल जा रही हैं। तो चारों पिक्चर में कोई ना कोई क्रिया अवश्य हो रही है। प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई क्रिया शब्द अवश्य पाया जाता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि कार्य हो रहा है या कार्य के होने का बोध हमें मालूम होता है। आगे देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की तरह ही क्रिया भी विकारी शब्द होती है। विकारी मतलब इसमें विकार उत्पन्न हो सके। कैसा विकार? जो लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार बदले जा सके। जैसे पढ़ना यदि एक शब्द है जो पढ़ धातु से बना है, हम इसमें ता प्रत्यय लगाते हैं तो पढ़ता बनता है, ती प्रत्यय लगाते हैं तो पढ़ती बनता है, जो लिंग में परिवर्तन करता है। पढ़ता हमें पुरुष लिंग की ओर इशारा करता है और पढ़ती हमें स्त्रीलिंग की ओर इशारा करते हैं। इसलिए खाते हैं, पीते हैं, पीने की क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, तो पुरुष लिंग वचन के कारक हम इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्रिया में भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की तरह परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्रिया का अर्थ होता है करना। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। मतलब हम जानते हैं कि प्रत्येक भाषा में क्रिया का अपना अपना महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया को कर कौन रहा है, उस करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। हम कर्ता की भी पहचान हो जाएगी हमें। जैसे हम इस वाक्य में देख रहे हैं, अली पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? अली। दूसरा वाक्य, बाहर बारिश हो रही है। तीसरा, बाजार में बम फटा। और चौथा, बच्चा पलंग से गिर गया। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि पहले वाक्य में अली करता है और चौथे वाक्य में बच्चा करता है। और इन दो वाक्य, ये जो बाहर बारिश हो रही है और दूसरा बम फटा है, इसमें कर्ता नहीं है, ये कर्ता विहीन है। तो यहाँ पर पहले और चौथे वाक्य में प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है और दूसरे और तीसरे वाक्य में कर्ता पर प्रभाव ना पड़कर कर्म पर पड़ रहा है। परंतु क्रिया चारों में हो रही है। यहाँ पर पढ़ना क्रिया है, यहाँ पर बारिश का होना क्रिया है, यहाँ पर फटना और यहाँ पर गिरना। चारों वाक्यों में क्रिया अवश्य रूप से है, चाहे कर्ता है या नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिया का कितना महत्व है। क्रिया के महत्व को और अधिक जानते हुए हम आगे देखते हैं। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको या फिर जाओ। ये सारी क्या है? चारों की चारों क्रियाएं हैं, परंतु अपने आप में पूर्ण वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि चाहे इसमें कर्म है या नहीं है, कर्ता है या नहीं है, परंतु क्रिया अवश्य है। अकेली क्रिया ही पूरे वाक्य का अर्थ समाहित रखती है। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, या तो काम किया जा रहा हो या उसके होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं।
जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे खा धातु में ना प्रत्यय जोड़ा तो खाना, पढ़ धातु में ना प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ना, जा धातु में ना प्रत्यय जोड़ा तो जाना, और लिख धातु में ना प्रत्यय जोड़ा तो लिखना। तो ये जो मूल शब्द हैं हमारे चारों, ये धातु हुए, और इसके बाद हम प्रत्ययों से आगे के शब्द बनाते हैं। शब्द निर्माण के विचार से भी धातु दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है मूल धातु, जो ये मूल शब्द है, और दूसरी होती है यौगिक धातु, जो किसी न किसी शब्द से मिलकर बनती है। मूल धातु स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर आश्रित नहीं होती, जैसे खा, पढ़, लिख, जा इत्यादि। और जो यौगिक धातु होती है वो किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ाव से बनती है, प्रत्यय के संयोग से बनती है, वो प्रत्यय उसमें अवश्य जुड़ता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, पढ़ता, पढ़ती, ना? तो ये क्या है? सारे प्रत्यय हैं जो यौगिक धातु कहलाएगी, और मूल धातु हमारी स्वतंत्र होती है। तो हम जान चुके हैं कि क्रिया जितने भी शब्दों का निर्माण हो रहा है उनमें मूल जो शब्द होते हैं वो धातु कहलाते हैं। क्रिया के भेद, इसको जानते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। उसके बाद यहाँ पर एक आधार और होता है संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। यहाँ पर 11 प्रकार इस वीडियो में आपको मिलेंगे, जिसमें संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधिक क्रिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि सभी क्रियाओं को कर्म के आधार पर भी और रचना या प्रयोग के आधार पर भी दोनों को इस वीडियो में लिया जाएगा तो वीडियो अधिक समय लेगी, बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने दो पार्ट में इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया, जिसमें पहले हमें कर्म के आधार पर और दूसरा फिर संरचना के आधार पर इस वीडियो को देखने को मिलेगा, जिससे हम क्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर हमारी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आएंगे वह इससे बाहर नहीं होंगे। बस आप धैर्य रखते हुए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद का विस्तृत अध्ययन करते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है? वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो, आप देख रहे हैं सकर्मक मतलब कर्म के साथ, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। या दूसरे शब्द में हम देख सकते हैं, वाक्य में क्रिया होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्ता का प्रभाव किसी व्यक्ति पर या वस्तु पर पड़ेगा उसे कर्म कहेंगे। सरल शब्दों में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक कहते हैं। हम वाक्य पढ़ रहे हैं, फिर देखेंगे कि उसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, वही हमारा कर्म होगा। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, तो अध्यापिका यहाँ पर क्या हुई? अध्यापक क्या यहाँ पर कर्ता हुई। उसके बाद पढ़ाना यहाँ पर क्या हुआ? पढ़ाना यहाँ पर क्रिया हुई। तो अब बचा क्या? पुस्तक। तो पुस्तक यहाँ पर कर्म हुआ। तो हम देख रहे हैं अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, मतलब अध्यापिका क्या पढ़ा रही है? पुस्तक। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे। तो पुस्तक हमारा क्या है? कर्म है। इसी प्रकार माली ने पानी से पौधों को सींचा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माली क्या है? कर्ता, सींचना क्रिया, तो पौधों को, है ना? तो यहाँ पर ये हमारा कर्म हुआ, और पानी से ये भी हमारा कर्म हुआ। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर दो कर्म है इस वाक्य में। तो इसी प्रकार हम आगे जान पाएंगे कि दो कर्म जो होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा वाक्य एक कर्मक भी हो सकता है, द्विकर्मक भी हो सकता है। इसकी आगे हम वीडियो में जानकारी अभी करने वाले हैं। पहले इससे पहले देखते हैं वाक्य के साथ क्या, किससे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। मतलब हम वाक्य को 3 प्रश्नों से बनाकर देखें और यदि हमें उत्तर मिल गया तो वो सकर्मक क्रिया हुई। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ा रही और सींचा क्रियाएं हैं। इनमें क्या, किससे और किसको प्रश्न करने से उत्तर मिलता है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। एक बार हम प्रश्न करके देखते हैं। यदि हम पुस्तक की जगह का क्या का प्रयोग करते हैं तो क्या हमें उत्तर मिलेगा या नहीं?
अध्यापिका क्या पढ़ा रही हैं, तो हमें उत्तर मिलता है पुस्तक पढ़ा रही है। हम ऐसा नहीं कह सकते अध्यापिका क्यों पढ़ा रही है, क्यों से यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद किससे, दूसरे वाक्य में देखेंगे माली ने पानी से पौधों को सींचा, तो माली ने किससे और किसको सींचा। तो तीन प्रश्नवाचक शब्दों के द्वारा जब हम वाक्य प्रश्नवाचक बनाते हैं और यदि हमें उत्तर मिला तो वो सकर्मक होगी, अन्यथा वह अकर्मक क्रिया होगी। आगे देखते हैं, कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा होता है, वो कैसे, देखते हैं। वह गाता है और वह पढ़ता है। तो पहले वाक्य में देख रहे हैं कि वह गाता है, तो क्या गाता होगा, गीत गाता होगा। है तो क्या पढ़ता होगा, पुस्तक। तो कर्म क्या है, छिपा हुआ है। तो ये वाक्य भी सकर्मक होंगे। इनमें आप कंफ्यूज ना हो, यदि इस तरह के वाक्य होते हैं तो यहाँ पर हमारा कर्म क्या होता है, छिपा हुआ होता है। आइए आगे देखते हैं। सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। अभी अभी मैंने जो बात की उसी पर हम आ जाते हैं वापिस। सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया। अभी हमने जो पीछे वाक्य में देखा था, पहले वाक्य में एक कर्म था और दूसरे वाक्य में दो कर्म थे, तो वह द्विकर्मक क्रिया थी। एक कर्मक क्रिया जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि श्याम कौन हुआ, कर्ता। क्रिया क्या हुई इसमें, देखना। क्या देख रहा है, फिल्म। उत्तर क्या से अगर मिलेगा तो ये सकर्मक हुई। उसके बाद नौकरानी, कर्ता, लगाना क्रिया हुई और झाड़ू आपका कर्म हुआ। तो दोनों में एक एक कर्म है, वहां फिल्म और इधर झाड़ू, तो आपको एक एक क्रिया मिली। तो ये क्या हुआ, ये वाक्य दोनों एक कर्म हुए। दूसरा प्रकार है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक अर्थात दो कर्मों से युक्त। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। अब यहां पर यदि हम बात करें, श्याम कौन हुआ, कर्ता। के बाद देखना क्रिया, क्या देख रहा है, फिल्म, तो एक कर्म। किसके साथ, भाई के, तो क्या, फिल्म, किसके, भाई। तो यहां पर आपको दोनों प्रश्न मिल के आंसर मिले, किससे, सॉरी, यहाँ पर आपको दोनों प्रश्न के आंसर मिल रहे हैं, किसके साथ और क्या। तो इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई और फिल्म दो कर्म हमें इस वाक्य में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं, नौकरानी करता हुई फिनाइल से पोछा लगा रही है। तो लगाना क्या हुआ, क्रिया। पोछा क्या लगा रही है, पोछा। एक किससे, फिनाइल से, तो दो। यहाँ पर हमें दो दो कर्म देखने को मिल रहे हैं। तो पहला एकर्मक में एक कर्म होगा और द्विकर्मक वाक्य में दो कर्म पाए जाएंगे। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है तथा दूसरा गौण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म के बाद आता है। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक तथा विभक्ति रहित होता है, जबकि गौण कर्म प्राणीवाचक तथा विभक्ति सहित होता है। यहां पर आप देख लेगा, मुख्य कर्म क्या होगा, जो क्रिया से पहले आएगा। क्रिया में एक कर्म मुख्य, दूसरा गौण। क्रिया से पहले मुख्य आएगा। ये यहाँ पर देखना क्या है, क्रिया। इससे पहले क्या आया, फिल्म। तो मुख्य कर्म क्या हुआ, फिल्म, और किसके साथ, भाई के, ये हुआ गौण कर्म। फिल्म क्या हुई, अप्राणीवाचक। भाई क्या हुआ, प्राणीवाचक। तो आप दोनों देख रहे हैं, पोछा क्या हुआ, अप्राणीवाचक। फिनाइल भी अप्राणीवाचक है, परंतु आप क्रिया से जस्ट पहले जो आएगा वो आपका मुख्य कर्म होगा और उससे जो कर्ता के बाद आएगा वो आपका गौण होगा। यहाँ पर नीचे भी वाक्य में आप देख सकते हो, गौण कर्म के साथ को विभक्ति को प्रयोग किया जाता है, जबकि कई बार अप्रत्यक्ष भी होती है। जैसे बच्चे गुरुजन को प्रणाम करते हैं, तो गुरुजन प्राणीवाचक है, गौण कर्म है। प्रणाम अप्राणीवाचक है, मुख्य कर्म है। सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाया, तो गणित क्या हुआ, मुख्य कर्म हुआ अप्राणीवाचक। छात्र प्राणीवाचक हुआ, गौण कर्म हुआ। ध्यान से इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें इसी तरह से
गंभीर रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तभी हम उनका सही आंसर दे पाएंगे यदि आप वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, गौण कर्म मुख्य कर्म में अंतर समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा, अब हम अकर्मक क्रिया जानते हैं क्या होती है। वे क्रियाएं जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो, कर्म पर ना हो, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मतलब पहले वाक्य में सकर्मक, फल किस पे पड़ रहा था, कर्म पे पड़ रहा था, अब फल किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। आगे देखते हैं। अकर्म मतलब जिसमें कर्म ना हो, कर्म रहित हो, कर्म के बिना हो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। देखते हैं, आइए। श्याम सोता है, वाक्य पूरा है। श्याम कौन हुआ, कर्ता, क्रिया क्या हुई, सोना, तो यहाँ पर कुछ और तो है ही नहीं, तो हम देख रहे हैं प्रभाव किस पे पड़ रहा है, फल किस पे पड़ रहा है, कर्ता पर, क्रिया का फल कर्ता पर, कर्म नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं। वह हंसता है, तो कर्ता क्या हुआ, वह, और हंसना क्रिया, कर्म नहीं है। कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार हैं, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना इत्यादि। ये सारी क्रियाएं किसमें आएंगी, जिसमें आपका कर्म नहीं होगा। इन क्रियाओं को याद कर लीजिएगा। और वैसे आपको बता दिया गया है, जब फल कर्ता पर पड़ रहा हो तो क्रिया अकर्मक होती है। ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि वीडियो 2 पार्ट में बनने वाली है। एक पार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है, दूसरा पार्ट जल्दी आपके सामने होगा। तो मैं अपेक्षा करूंगा उस पार्ट के लिए भी आप प्रतीक्षा करेंगे, जिससे कि आप क्रिया को भली भांति समझ सके और अपने आप को मजबूती प्रदान कर सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।